हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले के ऊपर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो कुछ इस तरह से है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। Where should the object be placed if the image is to be 30 centimeter from the lens on the same side of the object? तो इस तरह से एक ये कॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है कि कहाँ पर होनी चाहिए ताकि इमेज 30 सेंटीमीटर पर बने उसी तरफ जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो ऑब्जेक्ट के साइड में ही अगर इमेज बनेगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, -30 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में दैट मीन्स फॉर्मूले में जब हम यूज़ करेंगे तो -30 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे बिकॉज वो लेफ्ट में ही है। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। व्हाट इज दैट? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसकी वैल्यू दे रखा है -1/30 -1/u। ये हमारा अननोन है। पिछले टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था, जब कोई क्वांटिटी अननोन हो तो उसका साइन भी अननोन ही होता है। एंड देन इज इक्वल टू 1/f। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी विच इज़ 1/10 सेंटीमीटर हियर। सो इसको उस साइड ले चलते हैं। 1/u इज इक्वल टू -1/30 एंड देन ये चीज़ उधर जाके ये भी माइनस हो जाएगी। -1/10 इज इक्वल टू, टोटल नेगेटिव आएगा एंड LCM इसका यहाँ पर हम ले लेंगे 30। सो दिस इज -1 एंड देन -3, सो दिस इज -4/30। So 1/u is equal to -4/30. That means u is equal to -30/4 or this is -7.5 सेंटीमीटर। ओके, ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनना है उसी साइड में। फर्दर इस क्वेश्चन में हमसे मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है। सो मैग्निफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। m is equal to height of image upon height of object, that is also equal to v/u। सो यहाँ पर v की वैल्यू आ रही है -30 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है, मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूले में भी हम वैल्यूज़ जो डिस्टेंसेस होती हैं या हाइट होती है उसको साइन के साथ ही रखते हैं। -30/u विच इज़ -7.5 तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अब +4 आने का क्या मतलब कि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, इरेक्ट है और +4 आ रहा है। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से ज़्यादा है। दैट मीन्स इमेज जो है वो इनलार्ज्ड बन रही है। अब इसमें अगर आपको वो केसेस याद हों जो हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ऐसा कब होता है जब ऑब्जेक्ट जिधर रखा हो इमेज भी उधर ही बनती है। कॉन्वेक्स के केस में ऐसा तभी होता है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशंस जो है ये बहुत यूज़फुल होती हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वैसा केस होगा तो इरेक्ट इमेज बनेगी। ये सारी चीज़ें अगर याद है तो जो हमारे आंसर्स आएंगे उसको हम ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी जो कॉन्वेक्स साइड है या स्फेरिकल साइड है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है और इस प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो अब यहाँ पर हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हम ये मान लेते हैं कि लेंस जो है वो एयर में रखा हुआ है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n इज इक्वल टू n - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 ये हो जाएगा। नाउ प्लेनो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कैसे? ये स्फेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस राइट साइड में आएगी विच इज़ पॉजिटिव और ये r1 है। सो r1 हमारा पॉजिटिव हो गया। R2 यहाँ पर इन्फिनिटी है, वो प्लेन सरफेस है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ पॉजिटिव आएगी और ये अगर एयर में रखा हुआ है तो n - 1 भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर पहला सरफेस प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है तब इस केस में क्या होगा, यहाँ R1 इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गया 1/r1 एंड इसकी रेडियस नेगेटिव है, वो यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा। सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में प्लेन सरफेस चाहे पहला हो या दूसरा हो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आनी है। सो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है, म्यू की वैल्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सो नो प्रॉब्लम, लेट अस फाइंड आउट। 1/30 + 1/30 इज इक्वल टू n - 1 एंड देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/r + 1/r विच इज़ 1/10 - 1/r2
R2 इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा आगे। ओके सॉरी, दिस इज n-1। ओके, सो यहाँ से हम इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स इसमें चला जाएगा। सो n-1 इज इक्वल टू 1/3 और n इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 दैट इज 4/3। ठीक, 4/3 को हम लिख सकते हैं क्या, 1.33, जो कि जनरली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave lens of refractive index 1.5 has both surfaces of same radius of curvature capital R. On immersion in a medium of refractive index 1.75, what would be its behavior? तो यहाँ पर एक इक्वी कॉन्केव लेंस दिया हुआ है इस तरह से, और दोनों तरफ जो सर्फेसेस हैं उनकी रेडियस सेम है, R के बराबर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और अगर इसको हम एक दूसरे मीडियम में रखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। सो पहले हम इसका बिहेवियर एयर में देख लेते हैं कैसा होगा। अब ये एयर में कॉन्केव लेंस, ये हमें मालूम है डाइवर्जिंग लेंस होता है, सो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। अगेन लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एयर में है तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, एंड देन यहाँ पर R1 जो है वो नेगेटिव है और R2 पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव रखेंगे और यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो दोनों ही नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर फाइनली ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/r। सो दिस इज 2/r इज इक्वल टू 1/f। सो f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, R/2n-1। एंड सॉरी, एक चीज़ हमने मिस कर दिया, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। ओके, सो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर लेते हैं, R हो गया अपॉन 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। 1.5 माइनस 1 इज जस्ट हाफ, ओके, एंड देन हाफ इंटू 2 इज 1। सो एयर में इसकी फोकल लेंथ जो है वो आ रही है -r। इट्स अ कॉन्केव लेंस, नेगेटिव फोकल लेंथ, दैट मीन्स द नेचर इज डाइवर्जिंग। अब इसी लेंस को अगर किसी मीडियम में हमने इमर्स कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है, तो अब हम फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सपोज नाउ द फोकल लेंथ इज f डैश, एंड इसको हम लिखेंगे n2/n1 माइनस 1, एंड देन ऑलरेडी ये सारी चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये -2/r है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, मीडियम से इस पर फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो 1/f डैश इज इक्वल टू n2 मीडियम का n2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.5 डिवाइडेड बाय n1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.75। इस केस में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.75 है, लेंस का 1.5 है। ओके, -1 एंड देन -2/r। सो ये वैल्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं 150/175, एंड 150 को 25 से कैंसिल करें तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, और 175 में ये 7 टाइम्स आएगा, -1 एंड देन -2/r। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो ये आ जाएगा 6 - 7 दैट मीन्स -1/7। Okay, -1/7 and then -2/r. So finally the focal length comes out to be positive 7r/2, that means 7/2r, positive है। ओके, एंड डेसिमल में अगर हम इसको कैलकुलेट करें सो f डैश इज इक्वल टू +3.5r, ये है फोकल लेंथ। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एयर में फोकल लेंथ जो नेगेटिव थी, मीडियम में फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई है, दैट मीन्स जो लेंस का नेचर है वो चेंज हो जाएगा, अब वो डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जेईई मेन और बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उसके बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी लेंस का जो बिहेवियर होता है वो उससे डिसाइड होता है कि किस मीडियम में रखा है, सिर्फ उसका जो अपना शेप है कॉन्वेक्स या कॉन्केव उससे डिसाइड नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, एज शोन इन फिगर अ स्फेरिकल एयर लेंस ऑफ रेडियस r1 r2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज कट इन अ ग्लास सिलेंडर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो इस तरह से ग्लास का मीडियम है, उसके अंदर एयर का लेंस कट किया गया है, दैट मीन्स लेंस का जो मीडियम है वो एयर है। ओके, और उसके दोनों सर्फेसेस की रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है। देन डिटरमिन द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ दिस एयर लेंस।
अब यहां पर हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। एयर में अगर जो टिपिकल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका नेचर कन्वर्जिंग होता है, लेकिन यहाँ पर जिस मीडियम में ये रखा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में जो एयर में बिहेवियर होगा उसका उल्टा हो जाता है, वो बदल जाता है, ये डाइवर्जिंग की तरह से बिहेव करने लगता है। लेट अस फाइंड आउट द फोकल लेंथ, उससे भी पता चल जाएगा। सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर फॉर्मूला हमें मालूम है, कंसेप्चुअली हम थोड़ा सा साउंड है, जहाँ से ये फॉर्मूले आते हैं, जहाँ से इसकी ओरिजिन है, उस पर वो आइडियाज़ हमारे मन में है और उस पर हमें कमांड है, तो इस तरह की कितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला या सिंपली फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये हो जाएगा। यहाँ पर n2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज़ 1.5 माइनस n2 जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच इज 1 इन दिस केस, एंड n1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1, एंड देन ये चीज़ क्या है, ये ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। दो ये r1 पॉजिटिव है, r2 नेगेटिव है और दोनों बराबर हैं, तो ये सिंपली आ जाएगा +2/r। ओके, सो यहाँ पर अभी इसको देख सकते हैं क्या है ये 1 माइनस 1.5 इज 0.5 माइनस 0.5 अपॉन 1.5 इंटू 2/r, ये आ जाएगा। एंड देन वी कैन सी ये इसमें 3 टाइम्स जा रहा है, सो जो फोकल लेंथ आ रही है नेगेटिव 3/2r है, 3/2r है और 1.5r है। सो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। क्लियरली इसका मतलब कि ये जो लेंस है ये कैसा बिहेव करेगा, एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा। ये शेप में कॉन्वेक्स है फिर भी। ओके, अगला इसी में क्वेश्चन है कि अगर इस एयर लेंस को हम एक ऐसे मीडियम, एक ऐसे मटेरियल से भर दें, इसके अंदर हमने एक लिक्विड भर दिया है और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, अब क्या होगा। सो यहां पर फिर क्या हो गया, लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा हो गया, तो यहां पर अब उसका बिहेवियर फिर से कैसा हो जाएगा, वैसे ही जैसे एयर में होता है, मतलब कन्वर्जिंग हो जाएगा। एंड देन फोकल लेंथ क्या होगी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोबारा इसी चीज को हमें यूज करना है, कोई नई बात नहीं। 1/f डैश से हो गई लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू, इस चीज को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये क्या आ जाता है 2/r। ओके, n2 लेंस की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 20/15 एंड देन 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 इंटू 2/r। ओके, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस 3 इज 1, 1/3, सो 1/3 हो गया, दैट मीन्स 2/3r, एंड रेसिप्रोकल लेंगे, f डैश इज इक्वल टू कितना आ गया +3/2r। सो जो चीज़ फोकल लेंथ पहले नेगेटिव जितनी थी अब उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, एंड फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब अब ये कैसा बिहेव करेगा, अब ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि ये एयर ग्लास और मीडियम ग्लास का है, इससे हमें घबराना नहीं है। इसको अगर हम बहुत आराम से ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो कुछ इसमें नया क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 2 point sources S1 and S2 are 24 centimeter apart. Where should a convex lens of focal length 9 centimeter be placed in between them so that the images of both sources are formed at the same place? ठीक, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इसको भी अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर है और 2 सोर्सेज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। हमें उनके बीच में कहीं एक जगह कॉन्वेक्स लेंस रखना है इस तरह से कि दोनों सोर्सेज की इमेज एक ही पॉइंट पर बने। तो S1 की इमेज अगर यहाँ पे बन रही है तो S2 की भी उधर ही बननी चाहिए। ठीक, अब S1 की अगर लेंस की दूसरे साइड में बन रही है तो रियल का केस होगा, और S2 की अगर उसी साइड में बन रही है जिधर S2 रखा है तो ये वर्चुअल का केस हो जाएगा। सो इस तरह से ये पॉसिबल है कॉन्वेक्स लेंस के केस। अब उसके लिए S1 की लेंस
से जो डिस्टेंस है ये x है, देन S2 की लेंथ यूज करेंगे, फिर S2 के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। S1 के लिए कोई अलग से कोई नई बात नहीं है, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रेज लेफ्ट से राइट जाएंगी, सो लेफ्ट से राइट जो भी होगा वो पॉजिटिव लेंगे और राइट टू लेफ्ट जो होगा वो नेगेटिव लेंगे। S2 में थोड़ा ध्यान देना है, S2 जो है वो ऑब्जेक्ट राइट साइड में रखा है, तो इधर से लाइट रेज लेफ्ट में जाएंगी, सो लेफ्ट साइड को हमें S2 के लिए नेगेटिव पॉजिटिव लेना है और राइट साइड को नेगेटिव लेना है S2 के लिए, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, सो फॉर S1 क्या लिखेंगे हम, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इमेज मान लेते हैं 1/v, राइट साइड में है वो पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस 1/u, सो यहां पर u क्या है, माइनस लेफ्ट में रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/x इज इक्वल टू कॉन्वेक्स से फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/9। ओके, सो यहां से 1/v की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/x। लेट्स कॉल दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब S2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे कैसे, फॉर S2 लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो S2 के लिए ध्यान दें, यहां पर हम जो इमेज है S2 से लाइट रेज लेफ्ट में जा रही हैं, सो लेफ्ट हमारा पॉजिटिव होगा, राइट नेगेटिव होगा। इमेज राइट में रखी है तो वो हमें यहां पर नेगेटिव है, 1/-1/v हो गया, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो भी राइट साइड में रखा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर नेगेटिव यूज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 24 माइनस x, ये हो जाएगी, और फोकल लेंथ जो होगी वो इस साइड में अब ली जाएगी विच इज पॉजिटिव, सो व्हाट दैट इज 1/9। यहाँ से 1/v की वैल्यू हम क्या देख सकते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/24 माइनस x, एंड देन ये चीज उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी माइनस 1/9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम इक्वेट करा सकते हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, 1/9 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/24 माइनस x माइनस 1/9, ये हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट साइड में लेके चलें, 1/9 प्लस 1/9 इज 2/9 इज इक्वल टू 1/24 माइनस x प्लस 1/x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज आनी है, x की वैल्यू जो है वो हमने अननोन लिया है तो x का साइन भी आ सकता है, नहीं सॉरी, x को हमने अननोन नहीं लिया है, x की को भी हमने उसको नोन मान के फॉर्मूले में यूज किया है, हमने यहाँ पर x का साइन ले लिया है, तो अब सिर्फ x की वैल्यू आएगी। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा x प्लस 24 माइनस x, तो ऊपर बचेगा 24 एंड नीचे ये हो जाएगा x इंटू 24 माइनस x विच इज 2/9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 24 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 48x एंड देन माइनस x स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 2x स्क्वायर, ये हो गया, एंड देन दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 24, कितना हो जाएगा ये 216, ये आ जाएगा। ठीक, तो अब ये हमें दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, सो और इसको राइट साइड में लेकर आ जाते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर, और इसको राइट साइड में लेकर आएंगे 24 हो जाएगा माइनस 24x, और ये चीज़ जो है राइट साइड में है पॉजिटिव ही रहेगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 108 प्लस 108 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 18 एंड 6, उसमें ये स्प्लिट हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6x प्लस 108 इज इक्वल टू 0, x यहाँ से कॉमन किया, x माइनस 18 एंड देन माइनस 6 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 18 इंटू x माइनस 6, दैट मीन्स x की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो 6 एंड 18 ये आ जाएंगी, दोनों ही वैल्यूज हैं, मतलब इस तरफ अगर हम 6 लेंगे तो दूसरी तरफ 18 आएगा, इस तरफ 6 लेंगे तो दूसरी तरफ 18 आ जाएगा। ठीक है, सो लेंस को हम अब यहाँ पे 2 आंसर हो सकता है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर में भी ये हो जाएगा, अगर सोर्सेज, वैसे सोर्सेज स्पेसिफाई नहीं किया है, स्पेसिफाई किया होता तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो सकता था, तो दोनों सोर्सेज से
या तो हम 6 सेंटीमीटर पर या 18 सेंटीमीटर पर लेंस को रखेंगे एंड देन दोनों की इमेज जो होगी वो सेम पॉइंट पर बनेगी। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a point object is placed at a distance of 12 centimeter on the axis of convex lens of focal length 10 centimeter. On the other side of the lens, a convex mirror is placed at a distance of 10 centimeter from the lens such that the image formed by the combination coincides with the object itself. What is the focal length of the convex mirror? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है और प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंस से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। लेंस की दूसरी साइड में कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, मिरर लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अब क्या कह रहे हैं कि वो उसकी मिरर की फोकल लेंथ कितनी है ताकि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है इमेज भी वहीं पर बने, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा? अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से सपोज एक रे ये इंसिडेंट हो रही है, अब दोबारा से इमेज यहीं पर बननी है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे आएगी वो फिर से इसी पाथ से होकर आएगी। ये रे जो इस तरह से जा रही है या फिर ये रे जो इस तरह से जा रही है, ये दोनों रेज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वापस आनी चाहिए। दैट मीन्स लाइट रेज अपने ही पाथ को रीट्रेस कर रही हैं। सो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद अब ये मिरर पर इंसिडेंट होंगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अपने पाथ को रीट्रेस करना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब मिरर के केस में हमें मालूम है, या फिर कभी भी ऐसा कब होता है जब 0 डिग्री इंसिडेंस हो। रिफ्लेक्शन के केस में 0 डिग्री एंगल पर आ रही है लाइट या नॉर्मली सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है तो वो 0 डिग्री एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी या अपने पाथ को रीट्रेस करेगी। सो ये जो लाइट रे है ये रिफ्रैक्शन के बाद इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अब नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब कि ये इस तरह से ये लाइट रे ऐसे जा रही है और ये लाइट रे ऐसे जा रही है। एंड नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब कि ये दोनों रेज जो हैं इसको अगर हम एक्सटेंड करें, ये दोनों लाइट ये आगे जाके ये कहां पर मिलना चाहिए दोनों को? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बिकॉज ये फिर रेडियस है एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, सो लाइट रे अपने आप को रीट्रेस कर रही है, इस पाथ से आएगी, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम इज द केस विद दिस रे एंड दोनों फिर से अब ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी हो जाएगा। रीट्रेस करके आ रही है तो फिर से उतना ही रिफ्रैक्शन होगा जितना इंसिडेंस के टाइम पर हुआ था पहली बार, एंड देन दोनों रेज आकर यहीं पर मिलेंगी जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से अगर रे डायग्राम आपने बना लिया है तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। ये जो पॉइंट है जहां पर लेंस इमेज बना रहा है, ये पॉइंट क्या है? जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फिर ये जो डिस्टेंस होगी ये सिंपली क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फोकल लेंथ क्या चीज होती है मिरर के लिए? इसकी आधी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर बस एक चीज पता करना है कि ये वाली जो इमेज है ये कितनी डिस्टेंस पे बन रही है। लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें इमेज की डिस्टेंस क्या है, यही चीज़ कैलकुलेट करना है। ओके, सो सपोज ये है v, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमें चाहिए, माइनस u क्या है? 12 सेंटीमीटर है और ये लेफ्ट साइड में है, सो प्लस हो जाएगा। 1/12 इज इक्वल टू 1/f विच इज पॉजिटिव। 10 है, सो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12। और यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं 60, ये इसमें 6 टाइम्स चला जाएगा, सॉरी दिस इज नॉट 20, दिस इज 12, एंड ये इसमें 5 टाइम्स जाएगा तो 6 माइनस 5 इज 1/60। सो v की जो वैल्यू आ रही है ये 60 सेंटीमीटर है। ये पूरी डिस्टेंस ये कितनी हो गई हमारे लिए? 60 सेंटीमीटर। तो फिर ये रेडियस कितनी हो जाएगी? इसमें से 10 हम सेंटीमीटर निकाल देते हैं। then radius is equal to 60 minus 10, that is 50 centimeter, and then focal length is simply the half of this number which is 25 centimeter. तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन था लेंस और मिरर का। बट अगर हम रे डायग्राम थोड़ा सा ट्रेस कर पा रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड कैलकुलेशन उसके बाद से फिर ये बहुत लंबी नहीं है, कैलकुलेशन में आपका कोई टाइम नहीं लग रहा है। ओके, सो ये थे आज के क्वेश्चंस लेंस पर। कुछ हमने अब शुरू में बेसिक क्वेश्चंस थे, बाद में थोड़े से स्टैंडर्ड थे क्वेश्चंस।
नेक्स्ट सेशन में कुछ इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप हमें बताइए। इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस है, हॉलो कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस के अंदर एयर है, बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है। तो इस तरह के हॉलो कॉन्वेक्स लेंस का इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी? What is the focal length of a hollow convex lens kept in air? ये कैलकुलेट करना है, इसका आंसर आप पता करिए, कमेंट में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड देन अगर इसका आंसर आप पता कर ले रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन विच इज लाइक दिस। इस तरह से एक लेंस है, एक सरफेस उसका कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉनकेव है। सो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहा जा सकता है, और लाइट रेज जो है वो इस तरह से आ रही हैं इन्फिनिटी से, दैट मीन्स एक्सिस के पैरेलल, और इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, दिस इज μ3, एंड लेंस का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ऐसे सिस्टम की फोकल लेंथ कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सो आई होप कि ये आज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चंस हम इसी पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।